हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी राम सेतु का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इस ट्रेलर के साथ ही एक बार फिर से राम सेतु पर डिबेट शुरू हो चुकी है, जहां हिंदू इसे अपना राम सेतु मानते हैं, वहीं मुस्लिम और ईसाई इसे आदम का ब्रिज मानते हैं। और इन सब के अलावा साइंटिफिक कम्युनिटी इसे एक इस्लाकर्ती का दर्जा देती है और उनका मानना है कि ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना है। लेकिन फिर एक बात आती है कि इन सब में सच्चाई किस में है? क्या सच में ये एक राम सेतु है? क्या भगवान श्री राम ने इसे बनाया है? और अगर यदि ये राम सेतु नहीं है तो उन तैरते हुए पत्थरों के पीछे क्या राज है? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहला पक्ष है कि ये राम सेतु भगवान राम ने बनाया है और इसका हमें सबसे पहला वर्णन वाल्मीकि की रामायण में ही देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग यानी कि अध्याय में राम सेतु बनाने का वर्णन करते हैं। वो अपने श्लोकों में ये बताते हैं कि श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया है। ये वानर ताड़, नारियल, अशोका, नीम जैसे पेड़ और पत्थरों की सहायता से इस पुल का निर्माण करते हैं और इस पुल के निर्माण करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है नल का और इसलिए इसे नल सेतु भी कहते हैं। वाल्मीकि इसके बारे में ये भी लिखते हैं कि पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन का लंबा पुल बनाया जाता है। नल और वानर सेना 5 दिन में 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुएल पर्वत तक पहुंच जाती है और ये सेतु समुद्र के बीच ऐसा लग रहा है जैसे स्त्रियों के सिर की मांग। ये सारा वर्णन हमें वाल्मीकि की रामायण में देखने को मिलता है। रामायण के अलावा ऐसे और भी कई ग्रंथ है जिनमें राम सेतु का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है कि वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते हैं। नल और नील इन पेड़ों और पत्थरों की सहायता से पुल का निर्माण करते हैं। रामायण कथा के ही शुक्र सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा क्योंकि ये विश्वकर्मा पुत्र नल की बुद्धि का परिणाम था। इसके अलावा स्कंद पुराण के सेतु महात्म में भी धनुषकोटि नामक एक तीर्थ स्थल का उल्लेख है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिण में और इसी राम सेतु पुल के उत्तरी किनारे पर है। इस स्कंद पुराण में लिखा गया है कि दक्षिण में समुद्र तट पर जहाँ राम सेतु है वहीं धनुषकोटि नाम का तीर्थ भी है, यानी कि इसमें राम सेतु का भी उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण की ही तरह विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और यहाँ तक कि कालिदास की रचना रघुवंश में भी हमें राम सेतु का जिक्र मिलता है। इन सभी रचनाओं में कहीं राम सेतु को राम सेतु कहा गया है तो कहीं इसे नल सेतु भी कहा गया है, लेकिन इसमें आदम ब्रिज कहीं भी नहीं कहा गया है। लेकिन फिर बात आती है कि यह आदम का ब्रिज कैसे बना। दरअसल इस्लाम में ये मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर अपना कदम रखा था। ये माना जाता है कि पैगंबर आदम की हाइट करीब 90 फीट की थी और इसकी वजह से उनका एक विशालकाय शरीर था और उनके इस विशालकाय पैरों के निशान आज भी हमें उस चोटी पर देखने को मिलते हैं और उसे आदम की चोटी कहते हैं। और ये माना जाता है कि यहीं से पैगंबर आदम चलकर श्रीलंका से भारत आए और उसके लिए उन्होंने वहां पर पुल का निर्माण किया और ईसाई भी इसी आदम की कहानी को सच मानते हैं और इस पर भरोसा करते हैं और इस आदम ब्रिज को वो एडम्स ब्रिज कहते हैं। दरअसल ये एडम्स नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। इस ब्रिज की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है, जो कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप से लेकर भारत के रामेश्वरम तक है। इन सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों की मान्यताओं के अलावा हमें इस राम सेतु का जिक्र कई बुकों और लेखों में भी मिलता है, जैसे कि 1747 में नीदरलैंड में बने मालाबार बोबन मैप में भी ये राम सेतु दिखाया गया है और इस मैप का एक एडिशन आज भी हमें तंजावुर के सरस्वती महल की लाइब्रेरी में मिलता है। इसके अलावा 1903 में ब्रिटिश स्कॉलर सी.डी. मैकमिलन ने भी बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे, लेकिन 1480 में ये चक्रवात और तूफान की वजह से टूट गया और करीब 3 से लेकर 30 फीट तक ये गहरे पानी में धंस गया है, जिसे हम आज भी अपनी गहराई पर देख सकते हैं। जियोग्राफर स्पेड लिखते हैं कि राम सेतु कोरल रीफ से बना है जो एक साथ ऊपर उठते हैं और कोरल रॉक बना देते हैं। ये कोरल रीफ क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा द गजेटियर ऑफ इंडिया और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जैसे कई लेखों में इस राम सेतु का हमें जिक्र मिलता है।
अब इन सब से हटकर हम जरा एक साइंटिफिक कम्युनिटी की ओर से बताए जाने वाले प्रमाणों पर भी ध्यान देते हैं कि आखिर इसके पीछे साइंटिस्ट का क्या कहना है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से ये समझने की कोशिश की कि ये ब्रिज कैसे बना होगा, और इस विषय पर कई शोध हुए और बात आखिरकार इन 3 थ्योरीज में आई है। पहली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। ये इस मामले में सबसे ज्यादा मान्य और विश्वसनीय थ्योरी है। अगर यदि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपने इस थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। दरअसल इस थ्योरी का ये मानना है कि पूरी पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में बंटी हुई है। कई बड़ी प्लेट है तो कई छोटी प्लेट है, और ये प्लेट हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, विस्थापन होता है, तो कुछ प्लेट ऐसी होती है जो एक दूसरे से टकराती है। और इन्हीं प्लेटों की वजह से हिमालय और एंडीज जैसे हमें बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप के पीछे भी इन्हीं प्लेटों का कारण होता है। और इस राम सेतु के निर्माण में ये माना जाता है कि इंडियन प्लेट और श्रीलंकन प्लेट एक समय एक ही प्लेट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच दरार बढ़ती गई और ये टूटकर 2 अलग अलग प्लेट में बंट गई, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से सिरक कर दूर होती गई, और उनके बीच में एक चट्टानों की श्रृंखला रह चुकी है, जिसे कि हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट की ही दूसरी थ्योरी है कोरल रीफ की थ्योरी, और ये थ्योरी इस ब्रिज पर इन तैरने वाले पत्थरों के पीछे भी दी जाती है। कोरल रीफ समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टान होती है। ये समुद्री जीवों, पेड़ पौधों के अवशेष से बनती हैं, और कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये कोरल रीफ करीब 7,000 साल पुरानी है। कोरल रीफ में रेत जमा होने से इस उथले पानी में एक पुल जैसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। और ये रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी में भी डूबती नहीं है बल्कि तैरती हैं। और साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाने वाली तीसरी थ्योरी है लॉन्ग शोर करंट और ड्रिफ्ट की थ्योरी। दरअसल राम सेतु के एक और मन्नार की खाड़ी है और दूसरी ओर पाल की खाड़ी है, और इन दोनों ही खाड़ियों से जब पानी लहरों से ऊपर उठता है तो ये दोनों का पानी इस राम सेतु के पास में ही टकराता है, और यहाँ पर टकराने की वजह से इनके साथ आने वाले धूल, कण और बड़े बड़े पत्थर यहीं आकर जमा हो जाते हैं, और इन्हीं पत्थर और कोरल रीफ की वजह से एक ये लंबी स्ट्रक्चर बन जाता है। हालांकि अब तक की स्टडी से ये तय नहीं हुआ है कि ये ब्रिज इंसानों द्वारा बनाया गया है या फिर एक कुदरती करिश्मा है, और इसके जांच का कार्य 2021 में NIU के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि ये राम सेतु आखिर है क्या और इसके पीछे क्या क्या वजह बताई जाती है निर्माण की। लेकिन राम सेतु फिल्म के ट्रेलर में हमें एक बात देखने को मिलती है, जिसमें अक्षय कुमार ये डायलॉग बोलते हैं कि राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। दरअसल ये बात रियल में भी हो चुकी है, जब साल 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु को तोड़कर एक गहरी खाई बनाना था, ताकि वहां से जहाज आसानी से चल सके। क्योंकि अभी के समय में अगर यदि किसी जहाज को केरल से आंध्र प्रदेश की ओर जाना है तो उसे पूरा श्रीलंका से घूम के जाना पड़ता है, और इस रूट को छोटा करने के लिए जरूरी था कि राम सेतु को काटकर एक यहाँ पर रास्ता बनाया जाए जहाजों के लिए। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया था, और भूवैज्ञानिकों का भी ये मानना था कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। इन लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ 36,000 प्रकार से भी ज्यादा के समुद्री जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से इन जीवों के विलुप्त होने का भी खतरा बढ़ जाएगा, और इन सब की वजह से आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और उसके बाद सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उसके बाद से ही लगातार ये कोशिश की जा रही है कि राम सेतु को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये राम सेतु की स्टोरी समझ में आई होगी। अगर यदि जरा भी आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।